अब कल से आगे शुरुआत करते हैं। कल हमारी वर्ब चल रही थी जिसके क्रिया बनाने के नियम चल रहे थे, क्रिया किस तरह से बनाई जाती है, जिसमें हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने कर लिए थे। अब वहां से आगे, कल से आगे जो कल लास्ट डे हमने आपको पढ़ाया था वहां से आगे शुरू करते हैं। उससे आगे नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 3, तीसरा आता है। एक बार कल जो दोनों नियम आपको लिखाए थे, आपने लिखे थे, नोट किए थे सभी बच्चों ने, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। पहला जो नियम था वो ये था कि यदि किसी क्रिया के अंत में वाई होती है तथा उस वाई से पहले कोई भी व्यंजन होता है, तो जब हम ऐसी क्रियाओं की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो अंत में जो वाई होती है उस वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर आई ईडी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर जो सेकंड आपको लिखाया था उसमें क्या था कि यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी स्वर हो, वॉवल्स हो, तो उस वाई को नहीं हटाते हैं, केवल वाई के बाद में ईडी जोड़ देते हैं। अब ये दो आपने लिखे थे, किए थे। अब नंबर 3 तीसरा आता है, रूल नंबर 3। अब तीसरा जो नियम अपना है वो क्या है, एक बार उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके वैसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारी कोई भी ऐसी क्रिया होती है जिसके मध्य में आई आता है। यदि कोई भी ऐसी आपकी क्रिया हो जिसके मध्य में आई दिया हुआ हो, तो आई आने पर हम उस वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं वो दोनों ही अलग अलग बनाई जाती हैं। ध्यान रखना कि जब किसी क्रिया के मध्य में आई आता है तो उसकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो दोनों ही अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं। किस तरह से बनाई जाती हैं वो देखेंगे हम। यदि किसी क्रिया के मध्य में, यदि किसी क्रिया के मध्य में आई दिया हुआ है तो, यदि किसी क्रिया के मध्य में आई दिया हुआ है तो ऐसी क्रियाओं की सेकंड एवं थर्ड फॉर्म, तो वैसी क्रियाओं की सेकंड एवं थर्ड फॉर्म, एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो दोनों अलग अलग बनती हैं, ठीक है ना। जब किसी क्रिया के मध्य में आई आता है तो ऐसी क्रियाओं की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग बनती है। तो पहले सेकंड फॉर्म के बारे में हम करेंगे, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में करेंगे। देखो, तो सेकंड फॉर्म बनाते समय दी गई आई के स्थान पर ए, ध्यान रखना है कि जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो जो आई होती है उस आई के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। किया जाता है। इस तरह से आपको सेकंड फॉर्म बनानी है कि जब किसी क्रिया के मध्य में आई आता है तो जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो जो आई होती है उस आई को हटा देते हैं और जहां से आई को हटाते हैं उसी स्थान पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म बनाते समय आई के स्थान पर यू
का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म बनानी है, ध्यान रखना। दोबारा से फिर सुन लीजिए कि जब किसी क्रिया के मध्य में आई आता है और आई आने पर जब उसकी हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो जो आई होती है उस आई के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं, और जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आई के स्थान पर यू का प्रयोग करते हैं। अब इसके दो एग्जांपल देखो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका सिंग और एक आता है सिंक। देखो दोनों उदाहरण को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि किस तरह से आई आता है। आई आप ये मत मानो कि 3 अक्षर पहले 3 अक्षर बाद में बीच में। मध्य का मतलब होता है कि लगभग शुरुआत के जो अक्षर होते हैं 1 या 2। यदि कोई सिंगल अक्षर होता है हिंदी के उच्चारण के अनुसार तो पहले अक्षर के बाद आता है। यदि हिंदी का शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है तो अंग्रेजी के भी यहाँ भी 2 शब्द होते हैं और 2 शब्दों के बाद आता है आई। ठीक है, जैसे अब आपकी ये है सिंग और सिंग, तो ये आपका नियम है। तो जैसे हमने आपको लिखाया, आपको बताया, उसी अनुसार देखिए इसको कि आई आने पर, किसी क्रिया के मध्य में आई आने पर क्या करना है कि जब हम उसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो ये जो आई होती है केवल आई और किसी शब्द को नहीं हटाना है। जो आई लिखी हुई है उस आई को ही हटाना है, और जहां से हम उस आई को हटाएंगे उसी स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इस तरह से आई हटाया और आई के स्थान पर ए लिखा, और जब थर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे तो ये जो आई है इसी आई के स्थान पर यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। इस तरह से ध्यान रखना है कि जब हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो जो आई थी उस आई को हटाया, ए लिखा, और जब थर्ड बनाई तो आई को हटाया और यू लिखा। ऐसे इसकी बन जाएगी आपकी एस, आई को हटाया ए लिखा, और थर्ड बनाएंगे तो आई को हटाया तो यू लिखा। इस तरह से आपको जो रूल नंबर थर्ड है उसकी वर्ब बनानी है, ध्यान रखना। अगर कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब ऐसी आती है आपकी, इस तरह से आती है, तो आपको उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे वो इस तरह से बनानी है आपको। नंबर थर्ड, इसके बाद आता है आपका नंबर 4। अब देखिए चौथा नियम जो आता है उसमें क्या लिखने वाले हैं, एक बार उसको बता देता हूं मैं बोल करके कि ऐसी कोई भी क्रिया है जिसके अंत में ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू अंत में, तो जब ओ डब्ल्यू आता है तो ओ डब्ल्यू के आने पर भी उस क्रिया की सेकंड और थर्ड दोनों ही जो फॉर्म होती हैं वो दोनों ही अलग अलग होती हैं, जिस तरह से हमने इसकी लिखी थी। देखिए इसको, यदि किसी क्रिया के अंत में ओ डब्ल्यू दिया हुआ है तो ऐसी क्रियाओं की सेकंड फॉर्म, इसकी भी अलग अलग होती है दोनों फॉर्म। सेकंड फॉर्म बनाते समय दिए गए ओ डब्ल्यू में से ओ के केवल ओ हटाना है, ओ डब्ल्यू में से केवल ओ हटाना है, तो ओ के स्थान पर ई का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपको सेकंड फॉर्म बनानी है इसकी, और जब हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते समय
दिए गए OW के बाद थर्ड फॉर्म बनाते समय दिए गए OW के बाद N जोड़ देते हैं। इस तरह से आपके ये नियम है आपका। तो दोबारा से सुनेंगे इसको ध्यान से। जैसे हमने आपको बताया कि यदि कोई भी क्रिया आपकी ऐसी आती है जिसके अंत में OW दिया हुआ होता है, कोई भी आ जाए जिसके अंत में OW आता है, तो जब उस OW के आने पर उसकी हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो सेकंड फॉर्म जब बनाएंगे तो केवल एक काम करना है कि अंत में जो OW आता है उस OW में से केवल O हटाना है, और जहां से हमने O हटाया उसी स्थान पर E का प्रयोग करते हैं। दोनों शब्द नहीं हटाने, केवल OW में से O हटाना है, और जहां से O हटाया उसी स्थान पर E का प्रयोग करते हैं। W तो जहां है जैसा है वैसे ही आएगा, केवल O हटाया और O के स्थान पर E लिखा। लेकिन जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म बनाते समय केवल हटाते कुछ भी नहीं है, केवल OW के बाद N लिखते हैं। जैसे थ्रू, आपका एक एग्जाम्पल है थ्रू। देखिए THROW, जैसा हमने आपको बताया उसी अनुसार है कि यदि किसी क्रिया के अंत में OW आता है, यदि किसी क्रिया के अंत में OW आता है, तो जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं हम, तो ये जो OW होता है इस OW में से केवल O हटाना है, ओनली O, और जहां से O हटाया देखो THR, O हटाया और इसी स्थान पर E लिखा। W जैसा है जहां है वैसे आएगा। लेकिन जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हटाना कुछ भी नहीं है, केवल THROW, केवल N जोड़ना है बस। जब सेकंड बनाई तो OW में से O हटाया, O के स्थान पर E लिखा। लेकिन जब थर्ड बनाई तो हटाया हमने कुछ भी नहीं, केवल OW के बाद N लिखा। एक एग्जांपल देखें तो दूसरा आता है इसमें ग्रो, वही सेम ऐसे ही है, वही अंत में OW दे रखा है। जब सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं तो OW में से केवल O हटाते हैं, O के स्थान पर E। लेकिन जब थर्ड बनाएंगे तो हटाना कुछ भी नहीं है, केवल OW के बाद N जोड़ना है। इस तरह से हमारे जो रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर जो 4 है वो इस तरह से आपको करने, याद रखने, ध्यान रखने। अब 1 मिनट के लिए सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से आपके नंबर 4। अब आपका रूल नंबर 5वां आता है। अब 5 और 4 को ध्यान रखना। 4 आपके रूल्स हो गए कि किस तरह से आपको किसी भी वर्ग की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है। अब देखिए इसके बाद आपका रूल नंबर 5 आएगा। पांचवा जो नियम आता है, एक बार सुन लीजिए उसको सभी, कि पांचवा जो नियम आएगा उस 5वें नियम में क्या होगा कि मान लीजिए हमारी कोई भी ऐसी वर्ब होती है जिसके अंत में IND, एक ही क्रिया के 2 नियम होते हैं, एक तो IND और एक END, लेकिन दोनों की फॉर्म अलग अलग बनती है, ध्यान रखना। जब IND आता है अंत में तो इसकी फॉर्म अलग बनती है, लेकिन जब END आता है तो इसकी फॉर्म अलग बनती है। एक में से फर्स्ट शब्द को हटाया जाता है और एक में से अंतिम शब्द को हटाया जाता है। देखिए कैसे, यदि किसी क्रिया के अंत में, यदि किसी क्रिया के अंत में IND, 3 शब्द है हमारे पास IND, और तीनों शब्द लगातार आते हैं, ध्यान रखना।
ये नहीं कि एक शब्द कहीं, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं। तीनों जो शब्द होंगे वो तीनों ही शब्द लगातार आते हैं और हमेशा क्रिया के अंत में आते हैं, ये ध्यान रखना। लगातार आते हैं तीनों शब्द एक साथ और तीनों ही शब्द क्रिया के अंत में होते हैं। तो यदि किसी क्रिया के अंत में आईएनडी दिया हुआ है तो ऐसी क्रियाओं की अब ध्यान रखना है पहली चीज, आईएनडी आता है तीनों शब्द और तीनों ही शब्द जो होते हैं वो क्रिया के अंत में आते हैं, पहले या मध्य में नहीं, हमेशा अंत में आते हैं तीनों ही शब्द। और जब इनकी हम फॉर्म बनाते हैं तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग नहीं होती हैं, इसकी दोनों ही जो फॉर्म होती है सेकंड और थर्ड, वो दोनों ही फॉर्म एक जैसी होती हैं। सेकंड जो होगी वही उसकी थर्ड होगी। भाई कोई भी क्रिया होती है, ध्यान रखना, कोई भी जो क्रिया होती है उस क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म चाहे समान हो सकती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बताऊंगा मैं आपको, जस्ट ए मिनट, पहले इसको पूरा कर देता हूँ, उसको पूरा करने के बाद फिर बताऊंगा इस चीज को। तो ऐसी क्रियाओं की सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय अब देखो क्या करना है हमें। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, कब, जब अंत में आईएनडी आता है, तो सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय दी गई आईएनडी में से केवल आई के स्थान पर, केवल आई के स्थान पर ओ यू का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपका, तो इसमें क्या है कि जब किसी क्रिया के अंत में आईएनडी आता है तो जब उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो केवल एक काम करना है कि अंत में जो आईएनडी होता है, अंत में जो आईएनडी होता है उस आईएनडी में से केवल आई हटाना है और जहां से आई हमने हटाया उसी स्थान पर ओ यू का प्रयोग किया जाता है और किसी शब्द को नहीं हटाना है, केवल आई हटाना है और जहां से आई हटाया उसी स्थान पर हम लिखेंगे ओ यू और बाकी शब्द सेम आएंगे। इस तरह से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ऐसे देखो एग्जाम्पल आपका, जैसे हमने लिखा है वाइंड, BIND। अब इसमें क्या है कि जो नियम हमने अभी लिखा, अभी देखा, अभी आपको बताया कि यदि किसी क्रिया के अंत में आईएनडी आती है, आईएनडी, तो जब उसकी हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो केवल हमें क्या करना है कि इस आईएनडी में से ये जो आई होता है, एनडी जहां है वही लिखेंगे, केवल आई को हटाना है और जहां से हम आई को हटाएंगे उसी स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओ यू। तो बी जहां पे है वहीं आया, केवल आई हटाया और आई की जगह पे ओ यू लिखा, एन और डी, इस तरह से आपका, और यही इसकी थर्ड फॉर्म होगी। अब एक मिनट के लिए देखेंगे कि जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, क्या बता रहा था कि मान लीजिए किसी वर्ग की सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है तो हम क्या समझते हैं, उसके अर्थ समान होते हैं। नहीं, फॉर्म समान हो सकती है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस की होती है, ध्यान रखना। पहली जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस की होती है, उसका जो अर्थ होता है वो प्रेजेंट में निकलता है ना। भाई हम अगर अर्थ निकालते हैं किसी भी क्रिया का, तो जितनी सारी क्रियाएं होंगी
जितनी सारी क्रियाएं होंगी सभी क्रियाओं का जो हिंदी अर्थ होता है उस हिंदी अर्थ का जो अंतिम शब्द होता है वो क्या आता है? ना। ध्यान रखना, प्रत्येक क्रिया का जो हिंदी अर्थ होता है और उस हिंदी अर्थ का जो अंतिम शब्द होता है उसका अर्थ होता है ना। जैसे आना जाना, खाना पीना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, यानी कि जितनी सारी क्रियाएं होंगी सभी क्रियाओं का जो हिंदी अर्थ होता है उस हिंदी अर्थ के अंतिम शब्द क्या होता है? ना। तो वो क्रिया होती है, ये मुख्य चीज होती है पहचानने की, ध्यान रखना। तो अब पहली जो फॉर्म होती है तुम्हारी वो होती है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, इसलिए इसका अर्थ प्रेजेंट टेंस में निकलता है। दूसरी जो फॉर्म होती है तुम्हारी सेकंड फॉर्म, ये होती है तुम्हारी पास्ट और इंडेफिनिट। ध्यान रखना, जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो होता है था, थी, थे, उसमें अर्थ निकलता है। जैसे हम अर्थ निकालते हैं अभी। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है हमेशा पास्ट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस कह लो आप, या इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहली फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस की होती है, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट। अब अगर हम अर्थ निकालते हैं इनका अलग अलग, तो फर्स्ट फॉर्म में सी वाइंड होता है, वाइंड माने होता है बांधना, ठीक है, वाइंड माने होता है बांधना, इसका अर्थ निकल रहा है प्रेजेंट टेंस में। अगर हम सेकंड फॉर्म का अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है बांधा, पास्ट में, इसका अर्थ किस निकलेगा? पास्ट टेंस निकलेगा, बांधा। और अगर हम थर्ड फॉर्म का अर्थ निकालें पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इसका अर्थ निकलेगा बांध चुका था। अगर सारी चीजें मान लीजिए प्रेजेंट में चल रही है तो अर्थ निकलता है बांध चुका है, लेकिन इसके आधार से देखें तो अर्थ निकलेगा बांध चुका था। तो ये ध्यान रखना, इनके जो अर्थ होते हैं वो टेंस के अनुसार अलग अलग निकलते हैं, प्रत्येक टेंस में अलग अलग निकलते हैं। तो ये इस तरह से आपकी 5 फॉर्म है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कल आपका होगा यहाँ से।